हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं MPUAT यानी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के द्वारा जो अभी कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसके आंसर की सटीक आंसर की और साथ साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एग्जाम में कौन सी बुक रामबाण सिद्ध हुई थी, यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो इस बुक से पढ़े थे। विद प्रूफ बताया जाएगा आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी बुक से थे, यानी आपके टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम था जिसमें से 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे। 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। कौन से थे अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और 58 बचे पीछे, है ना। टोटल 60 थे एग्रीकल्चर के जिसमें से 2 आउट ऑफ सिलेबस थे। 58 में से 57 क्वेश्चन, या फिर मैं बोल दूं 60 में से जो बिल्कुल डायरेक्ट 57 क्वेश्चन है वो इस बुक से थे, प्लस एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। इनडायरेक्ट का मतलब जो सीधा लैंग्वेज में नहीं मान सकते बट क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 60 में से 58 क्वेश्चन इस बुक से पढ़े थे। और अभी आपको पता है सबसे बड़ी भर्ती यानी कृषि पर्यवेक्षक जो स्टेट गवर्नमेंट वाली है, जो अधिनिश्चय बोर्ड करवाने वाला है, वो तो अभी होने वाली है। तो उसके लिए समझ लो ट्रायल था और बुक का भी ट्रायल था। तो अब आप लोगों को एग्जाम की जो तैयारी करनी है उसके लिए राइट बुक कौन सी आप लोगों के लिए, ये अब इस एग्जाम में साबित हो चुका है। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, साथ साथ में आपको पेज नंबर और उस पेज की फोटो भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहां से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में जाखम बांध स्थित था? मैंने कहा ना एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो जाखम बांध है वो कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। जाखम बांध है वो कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। और प्रतापगढ़ किसके अंदर पड़ता है? 4th बी कृषि जलवायु खंड के अंदर पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4th है वो इसका राइट आंसर होगा। अब बुक में ये नहीं लिखा हुआ था कि जाखम बांध है वो 4th बी में पड़ता है, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट बोला था। एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट बोला था ना, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन यही है। भैया आप जियोग्राफी पढ़ते हैं और एक कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए आपको जियोग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ता है और उसके अंदर बांध भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने वहां से याद किया होगा कि जाखम बांध कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। और ये एग्रीकल्चर सक्सेस बुक में लिखा हुआ है कि प्रतापगढ़ है वो कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है? 4th बी कृषि जलवायु खंड में आता है। और इसके लिए उसका पेज नंबर 143 है। तो मैंने इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन ये बताया था। अब अपने डायरेक्ट क्वेश्चनों की ही बात करेंगे सीधी की सीधी। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना है? यानी राजस्थान है वो कुल भारत के भौगोलिक हिस्से का कितना प्रतिशत शेयर करते हैं? तो यहां पे राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी 10% हिस्सा शेयर करते हैं। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो एग्रीकल्चर सक्सेस बुक का 118 नंबर पेज है उस पे स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान भारत का 10.45% क्षेत्रफल है। इसमें भारत की कुल आबादी का 5.4% आबादी निवास करता है और 18.7% पशुधन निवास करता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं अगला क्वेश्चन। देखो आज अपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन है इसमें 60 और मुझे आपको बतानी है आंसर की। तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा यहां पे, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। इधर पेज नंबर लगा हुआ है, ठीक है, और साथ साथ में वो पेज दिया हुआ है तो आप इसमें से देख लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पड़ा है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में जैसा अभी दिखाया था। एक आधे क्वेश्चन के लिए मैं और बता दूंगा, सब क्वेश्चन में ऐसा बोलूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैंने पेज नंबर दे दिया प्रूफ के लिए, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कौन सा है? यूरिया को कार्बनिक उर्वरक कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है वो राइट है। देखो यूरिया यहां स्टार्ट होता है, सीधा लिखा हुआ यूरिया एक कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, पेज नंबर 91। सीधी लैंग्वेज डायरेक्ट लैंग्वेज वाले 57 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए अब अपने बात नहीं करेंगे, है ना, कि हाँ ये डायरेक्ट लैंग्वेज है ये है, तो वो मुझे बताना था, भी मैंने आपको इशारा कर दिया है। जैविक कृषि आंदोलन के अंतरराष्ट्रीय संघ IFOM की स्थापना वर्ष में हुई थी? बोन जर्मनी में 1972 में हुई थी। और 2 दिन पहले ही मैंने क्विज के अंदर बताया था कि 1972 के अंदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स
आईफॉर्म बोन जर्मनी में 1972 में स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर है इसका तीसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बुक में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले चैप्टर में सीधे का सीधा दिया हुआ है। ये उस वीडियो की फोटो है जो आपको 2 या 3 दिन पहले करवाया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है डीएपी में फास्फोरस की मात्रा है। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कई जगह पे लिखी हुई है बुक में, एक टेबल में लिखी हुई है और एक यहाँ पेज नंबर 92 पे देखो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी है। नीचे से सेकंड लाइन पे आप देख सकते हैं कितनी है, 46% है। यानी ये तो हर किसी बुक में भी मिल जाती है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा 46% होती है। राइट आंसर क्या है, 2 नंबर है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो है ट्रिकल इरिगेशन ऑल्सो नोन एज, ट्रिकल सिंचाई को के रूप में जाना जाता है। ट्रिकल मतलब ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद कर सिंचाई, है ना, ट्रिकल इरिगेशन। तो ट्रिकल इरिगेशन है जो आपको 116 और 115 नंबर पेज पे मिल जाएगा, वहां स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। तो ट्रिकल इरिगेशन किसे कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें हे के भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 85 से 90% होती है। चौथा राइट होगा और ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पे हे के अंदर 85 से 90%, यानी चौथा ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक एवं स्थानांतरित शाकनाशी है। गैर चयनात्मक यानी नॉन सेलेक्टिव, अचयनात्मक अवर्णात्मक, नॉन सेलेक्टिव बोलते हैं। एक तो इसने बोला है कि कौन सा है नॉन सेलेक्टिव है, दूसरा कौन सा है ट्रांसलोकेटेड यानी सिस्टमेटिक है, यानी स्थानांतरित शाकनाशी है। तो इनमें से दिए में से कौन सा है, ग्लाइफोसेट है। राइट आंसर क्या होगा, दूसरा है वो राइट होगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, यहाँ पे दिए हुए हैं। और नॉन सेलेक्टिव के अंदर अगर अपने बात करें तो इन्होंने कहा है ट्रांसलोकेटेड, तो ये है ट्रांसलोकेटेड। और ट्रांसलोकेटेड का पहला एग्जांपल ही कौन सा है, ग्लाइफोसेट दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन है वो यहां पर राइट है। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल, कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है। तो अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। और ये मक्का फसल की पहली लाइन में लिखा, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है RMG 492 फसल की किस्म है। वैसे तो मैंने आपको सीधा सा बता रखा है कि R का मतलब होता है राजस्थान और MG का मतलब होता है मूंग, ऐसे करके कोई भी वैरायटी आ जाए, है ना। RMO लगा आ जाए तो किसकी वैरायटी होती है, मोठ की वैरायटी होती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल थी, कुछ भी नहीं थी। आपको तो MG का मतलब मूंग ही समझना था। तो RMG 492 किन कौन सी फसल की किस्म है, मूंग की किस्म है। राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है वो राइट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। बुक में देखना चाहते हो तो ये स्पष्ट लिखा हुआ RMG 492 कितने नंबर पेज पे, 175 नंबर पे, है ना। नेक्स्ट अपने चले 100 बीजों के भार को क्या कहते हैं, वेट ऑफ 100 नहीं 1000, वेट ऑफ 1000 सीड ऑफ एनी क्रॉप इज नोन एज, किसी फसल के अझार दानों के वजन को कहते हैं। तो अझार दानों के वजन को क्या बोलते हैं भाई, अझार दानों के वजन को टेस्ट वेट बोलते हैं, यानी परीक्षण भार बोलते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो यहां पर राइट है। और ये देखो यहां पे लिखा हुआ परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट का मतलब होता है अझार बीजों का भार। शब्द इधर का उधर नहीं है, बिल्कुल डिट्टो है। शब्द इधर का उधर नहीं है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, यहां पे देख लीजिए आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1 एकड़ लगभग वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही क्विज में करवाया था, बुक में भी है। 1 एकड़, ये तो मैं बता रहा हूं कि मैंने 2-4 दिन पहले जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें करवाई थी वो सीधी जो बातें हैं जो आउट ऑफ आप किताबों में या 11वीं 12वीं की बुक में कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उन वीडियोज की फोटो ली है। अदरवाइज तो वीडियो तो जो आपके क्लास, जब बुक में से 57 क्वेश्चन है तो क्लास में से कितने क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 59 क्वेश्चन है आपकी क्लास से 59 क्वेश्चन है, बुक से 57 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, 4047 होता है। तो यहाँ पे राउंड फिगर में 4000 दिया हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन है वो राइट है। क्लास में से 59 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, एक ही क्वेश्चन बाहर है, वो भी जो सबसे पहला, क्योंकि मैंने क्लास में कभी ये नहीं बोला कि बिसलपुर बांध क्या है, प्रतापगढ़ में है, और न ही मुझे इस बारे में ज्यादा पता है।
जियोग्राफी वाले सर जरूर कराते हैं कि बिसलपुर जो बांध है वो प्रतापगढ़ में। हाँ, मैंने ये बताया कि प्रतापगढ़ कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर है, समझ रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन है वो राइट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो देखो आपका है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट, है ना। तो इसका बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम। पहला ऑप्शन है वो आपका राइट है। बुक में देखो मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट, ट्रिटिकम ड्यूरम दिया हुआ है, सीधा स्पष्ट है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, वो राइट होगा। नेक्स्ट है देखो 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। देखो यहां लिखा हुआ है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर कितना होता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी कितना होता है, ये लिखा हुआ है 1 लाख लीटर। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना होता है, 1 लाख होता है, तो आधा हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना होगा, सीधी सी बात है 50,000 लीटर होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट है, तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, पायरिला फसल का एक सामान्य कीट है। पायरिला कौन सी फसल का एक सामान्य कीट है, तो पायरिला गन्ने का कीट है, तीसरा ऑप्शन है वो राइट है। पायरिला इज कॉमन पेस्ट ऑफ शुगर केन, तीसरा ऑप्शन राइट है। ये लिखा हुआ देखो 215 नंबर पेज पे, पायरिला गन्ने का हानिकारक कीट है, सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है गन्ने की फसल के अंदर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे दिया हुआ, यदि कपास यदि कपास की 1 मीटर इंटू 1 मीटर की दूरी पर बुआई करते हैं तो 1 हेक्टर में कितने पौधे लगते हैं। 2-3 दिन पहले YouTube पर भी मैंने ये लेक्चर डाला था, है ना, मेथड ऑफ लेआउट करके, उद्यान की रेखांकन की विधियां, वहां बताया था आपको, सिंपल कैलकुलेशन बताई थी। हालांकि इस दूरी के साथ कैलकुलेशन नहीं बताई हुई, लेकिन बताई थी कैलकुलेशन, है ना। तो जनरली 1 हेक्टर का पूछा है, तो फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है बाग लगाने की योजना वाले में। तो एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, बटा में L इंटू पी। L का मतलब लाइन से लाइन की दूरी और P का मतलब पौधे से पौधे की दूरी। एरिया 1 हेक्टर, तो 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है उद्यान की रेखांकन की विधियों के अंदर, ठीक है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो यहां पौधे कितने आएंगे, 10,000 पौधे आएंगे। कितने पौधे लगते हैं, 10,000 पौधे लगते हैं। 1 इंटू 1 मीटर की दूरी पे 10,000 पौधे लगेंगे, तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो कैलकुलेशन ये तो मैंने 2 दिन पहले ही, एग्जाम से 2 दिन पहले ही यूट्यूब पे डाला था, और मुझे पता था यहां से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 2 क्वेश्चन क्या, शायद 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो ये आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर तीसरा है। कैलकुलेशन में जरूरी नहीं है कि हु बहु कैलकुलेशन, लेकिन वो जो पैटर्न है वो बुक में भी है, प्लस मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया था। कोर्स के अंदर तो होता ही होता है, प्रैक्टिस भी होती है वहां तो, लेकिन ये तो 2 दिन पहले यूट्यूब पे करवाया क्वेश्चन है। देखो ये रहा यहां पे आपका फॉर्मूला, ठीक है। आयताकार विधि के लिए लिखा हुआ है, पीछे वर्गाकार के लिए भी लिखा हुआ था। रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है। आपको बताया हुआ है हेक्सागोनल षटभुजाकार में 15% ज्यादा लगते हैं, और पंचभुजाकार के अंदर या क्विनिक्स जो विधि होती है उसमें 81% ज्यादा लगते हैं। तो किसमें ज्यादा लगते हैं, क्विनिक्स विधि में ज्यादा लगते हैं, चौथा ऑप्शन है वो राइट था। आपको बताया हुआ है वर्गाकार विधि से लगभग 2 गुना पौधे ज्यादा, यानी 81% पौधे हैं वो ज्यादा लगते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें लगते हैं, क्विनिक्स के अंदर लगते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वार की जल मांग होती है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सोरगम कितनी होती है, 450 से 650 mm, ये बुक में स्पष्ट लिखी हुई है। चलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग्रे स्पाइक, है ना। जई के अंदर ग्रे स्पाइक किसके कारण होता है, जई के अंदर ही पूछा ना, हाँ, जई का धूसर धब्बा किस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, तो मैग्नीशियम की कमी से होता है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, Mn,
किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है, Mn की कमी से होता है। दूसरा राइट है, बुक में अपने देखें तो 87 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा, ये रहा ना, मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पाइक होता है, जो में भी होता है, जई में भी होता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ और यहां जई में पूछा गया था, तो दूसरा ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें, वी पटेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर कॉजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, फूल गोभी में वी पटेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? फोटो नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन बुक से नहीं है, सीधा सीधा बुक से है, पिछली फोटो में है, दोबारा फोटो लगाने की जरूरत ही कहां थी। ये देख लीजिए, वी पटेल इन कॉलीफ्लावर, गोभी का वी पटेल किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है, सेम ही पेज नंबर से था, ठीक है। चलिए, तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट है, चौथा ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा अगला क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे अपने, वी पटेल, मैंने पीछे में आंसर लगा दिया क्या? चलिए गलत लगा दिया, मतलब वैसे तो आंसर तो सही है, जई का जो धूसर धब्बा रोग है यानी ग्रे स्पैक ऑफ ओट जो है, ग्रे स्पैक ऑफ ओट है, वो मैग्नीज की कमी से होता है, और जो फूल गोभी का वी पटेल होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। यानी 58 का राइट आंसर तो होगा 2 नंबर। और 69 नंबर क्यों दिया मैंने यहां क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन मिलते जुलते थे, आगे 59 नंबर वापस आ जाएगा, क्वेश्चन एक जैसे थे ना, और एक ही पेज से आए हुआ, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को पास पास दे दिया, आप समझ रहे हैं। तो जो वी पटेल होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, 69 का तीसरा नंबर है वो राइट होगा। स्क्वेंस इसलिए मैंने चेंज किया है, दोनों क्वेश्चन एक ही पेज के थे ना, इसलिए इन दोनों को नजदीक ले लिया, फिर से स्क्वेंस पे आ गए अपने 59 पे, ध्यान रखिएगा। आधार बीज की संतति होती है, आधार बीज किसकी संतति होती है? प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड, है ना। अच्छा, आधार बीज की संतति होती है, आधार बीज की संतति पूछा है भाई, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड पूछा है, आधार बीज की संतति कौन है, यानी आधार बीज से अगला बीज कौन सा तैयार होना होता है? तो कौन सा बीज तैयार होना होता है? आधार बीज से अगला जो बीज वो प्रमाणित बीज तैयार होना होता है, सर्टिफाइड सीड है वो तैयार होना होता है। राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। इस पे भी देख लेते हैं, 148 नंबर पेज पे, हाँ जी कहां पे गया, ये रहा प्रमाणित बीज, यह आधार बीज की संतति है, स्पष्ट लिखा है देख लो, यह आधार बीज की संतति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। देखो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का अपने को डिस्कशन नहीं करना था, क्यों नहीं करना था? क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पे ही चलना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूने में मृदा के कितने मापदंड का आंकलन किया जाता है? 12 का किया जाता है, फर्स्ट है वो राइट होगा। हाउ मेनी सॉइल पैरामीटर्स आर असेस्ड इन सॉइल सैंपल अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम? तो कितने होंगे? 12, यानी फर्स्ट जो है वो राइट होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 474 नंबर जो पेज है उस पे 12 के 12 पैरामीटर लिखे हुए हैं। जैसे मैक्रो यानी वृहद पोषक तत्वों में से एनपीके लिखा हुआ है, और जो मैक्रो में सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी थे, सेकेंडरी में सिर्फ सल्फर है, तो 4 ये हो गए, 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, 9 हो गए, और 3 भौतिक कारक दिए हुए हैं, पीईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ओसी ऑर्गेनिक कार्बन, तो ये 12 पैरामीटर दिए हुए हैं, स्पष्ट दिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें, अगला क्वेश्चन है यहां पे, विच केमिकल इज यूज फॉर प्रिजर्विंग द कलर्ड प्रोसेस प्रोडक्ट, है ना, यानी रंगीन प्रसंस्कृत उत्पादों के संरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तो रंगहीन में करते हैं ना, कलरलेस के अंदर करते हैं, यहां तो कलर्ड पूछे गए हैं, तो कलर्ड में यूज करते हैं अपने सोडियम बेंजोइड। कौन सा यूज करते हैं? सोडियम बेंजोइड, या बेंजोइक एसिड लिखा जाए तो भी वही बात है, क्योंकि सोडियम बेंजोइड में केमिकल कौन सा होगा? बेंजोइक एसिड ही होगा। दूसरा है वो इसका राइट है, और अपनी बुक में कहा लिखा हुआ था? सोडियम बेंजोइड ये लिखा हुआ, और आगे लिखा है, यह रंगीन फलों के परिरक्षण के काम में लिया जाता है, ये लाइन लिखी हुई है, कितने पेज नंबर पे? 340 नंबर पेज नंबर पे लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मर्दुल्ला किसकी किस्म है? बहुत बार बताया हुआ है, मर्दुल्ला अनार की, अर्का मर्दुल्ला अमरूद की, और पुस्सा मर्दुल्ला मूली की, है ना। तो ये किसकी किस्म है? अनार की किस्म है, चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट है। और ये देखो यहाँ पे लिखा, मर्दुल्ला अनार की फसल चल रही है, यह सबसे कोमल व गहरे लाल रंग के दाने वाली किस्म है, जो गणेश इंटू गुलसा रेड के क्रॉस से तैयार की गई है ना।
तो ये अनार की क्रॉप में दी हुई है आपकी जो अपनी बुक है, कौन सी, एग्रीकल्चर सक्सेस, कृषि पर्यवेक्षक। नेक्स्ट है सब्जियों के विकास, सॉरी, सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? वेजिटेबल आर कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ, है ना। तो सब्जियां विटामिन और खनिज के बढ़िया स्रोत होते हैं, विटामिन और खनिज के बढ़िया स्रोत होते हैं। चौथा ऑप्शन राइट है। और एक या दो सॉरी एक दो दिन क्या, 5 या 6 दिन पहले की क्लास में लिखा है, देखो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है अनाज, वसा का, डेयरी व तिलहन, प्रोटीन का दलहनी, अंडा, मांस, विटामिन, खनिज और रेशे का मुख्य स्रोत देखो यहां लिखा हुआ है फल व सब्जियां, प्लस बुक में भी दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन है विच मीडिया इज नॉट यूज इन हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस। देखो ये क्वेश्चन बुक में नहीं लिखा हुआ, क्लास में करवाया हुआ है और आपकी यूट्यूब में भी नहीं करवाया हुआ है शायद, लेकिन क्लास में करवाया हुआ है कि हाईटेक जो नर्सरी है ग्रीन हाउस में जिसको अपने लगाते हैं हाईटेक नर्सरी को, उसमें अपने मीडिया के अंदर इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं करते हैं? कोकोपीट इस्तेमाल होता है, वर्मीकुलाइट भी होता है, परलाइट भी होता है, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं होता है। चौथा ऑप्शन होगा वो इसका राइट होगा। ये बुक में नहीं था, मैंने बोला था ना आपको कि एक क्वेश्चन है वो आया नहीं, है ना, एक क्वेश्चन है वो बुक से नहीं आया हुआ है, ठीक है, एक इनडायरेक्टली आया हुआ है, ठीक है, और आउट ऑफ सिलेबस बता रहा था, तो आउट ऑफ सिलेबस जैसे जाखम बांध एग्रीकल्चर में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस भी आप मान सकते हो। एक क्वेश्चन ये नहीं करवाया हुआ है बस, है ना, क्लास में करवाया हुआ, बुक में नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कोशिश ये की जाती है कि कम में सब कुछ आपको प्रदान किया जाए। बुक में भी कोशिश ये करते हैं कि बहुत बड़ी बुक न बन जाए, स्टूडेंट देखते ही घबरा न जाए, तो इक्की दुक्की चीजें कई बार छूट जाती है। कोशिश रहेगी कि अगले एडिशन में 60 के 60 क्वेश्चन पढ़े। हालांकि 57 क्वेश्चन का पढ़ना अपने आप में बहुत बेहतरीन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी और बुक से आपको इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। और क्लासरूम से 59 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 59 नंबर क्या, 59 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्लास से 59 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कारण क्योंकि एक एक लाइन का एक एक शब्द करवाया जाता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बाहर जाएगा तो जाएगा कहां से। क्लास से 59 और बुक से 57 इसीलिए पढ़े, ये क्वेश्चन बुक में नहीं था और इसका चौथा आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो दो क्वेश्चन जो मैंने बता दिए बुक से नहीं पढ़े हैं, एक और आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है सिद्धू इज ए सीडलेस वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। सिद्धू किसकी किस्म है? आप अच्छी तरह से जानते हैं आम की है, ये तो हर कोई जानता है, प्लस देखो क्रॉस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, रत्ना इंटू अल्फांजो का क्रॉस है, सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित किस्म है, खाने योग्य भाग पल्प 96% है इसमें, ये सब चीजें लिखी हुई थी। विंड ब्रेकर आर जनरली प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑर्चार्ड। वायुरोधक आमतौर पर बाग की किस दिशा में लगाए जाते हैं? जिस तरफ से लू आती है, लू किस दिशा से आती है? उत्तर पश्चिम दिशा से आती है, नॉर्थ वेस्ट से आती है। किससे आती है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। ये देख लीजिए आप, बाग लगाने की योजना वाला 238 पेज नंबर पे है, उस पे लिखा है वायुरोधी वृक्ष, है ना, देखो उत्तर पश्चिम दिशा, ये यहां पे लिखा होगा लू के कारण फल वृक्षों के कारण नुकसान हो जाता है, इसलिए अपने उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष है वो लगाते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ यहां पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है? देखो बेर की क्रॉप में भी लिखा हुआ है, प्लस यहां पे प्रवर्धन वाली टेबल के अंदर भी लिखा हुआ है। बेर का जो प्रवर्धन होता है वो बडिंग से होता है। किससे होता है? कलिकायन से होता है। दूसरा राइट होगा यहां पे। और आपको पता ही है कमर्शियली व्यावसायिक विधि, एक नंबर पे तो छल्ला कलिकायन है, 2 नंबर पे टी कलिकायन है, तीसरे नंबर पे आई कलिकायन है, वो यहां लिखा हुआ है स्पष्ट। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा देखो भाई मैंने यहाँ पे 70 नंबर और यहाँ 71 नंबर ले लिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। फ्रूट एंड सूट बोरर इज ए मेजर पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, यानी फल व शाखा छेदक, है ना, ऐसा ही लिखा है। फल व शाखा छेदक जो कीट है वो कौन सी फसल का मुख्य कीट है?
पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा ब्रिंजल यानी बैंगन, और तीसरा ऑप्शन है ओकरा बोले तो भिंडी, और चौथा ऑप्शन है टोमेटो यानी टमाटर। देखो, फ्रूट एंड सूट बोरर यानी फल व शाखा छेदक मुख्य रूप से बैंगन का कीट है। किसका है? ब्रिंजल का कीट है, बैंगन का कीट है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया हिंदी में, लेकिन मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। बैंगन इसका राइट आंसर होगा, और ये आप 297 नंबर बुक पे देख सकते हैं, लिखा हुआ फल व शाखा छेदक, है ना, है ना। तो ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ये किसका कीट है? मुख्य रूप से ये बैंगन का, बैंगन की फसल चल रही है उसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि में जल उपभोग दक्षता अधिक होती है? वाटर यूज एफिशिएंसी कौन सी सिंचाई की सबसे ज्यादा होती है? तो ये देखो, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि की जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा 90% से अधिक होती है। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि की होगी, ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज्यादा क्या होगी? दक्षता है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखो, अगले में लिखा हुआ है कि मृग बहार फ्लावरिंग इन गुआवा कम्स इन द मंथ ऑफ, अमरूद में मृग बहार का पुष्पन किस माह में होता है? तो मृग बहार का होगा आपका जून के अंदर होगा। कब होगा? जून में। देखो ये लिखा हुआ, मृग बहार का पुष्पन जून जुलाई के अंदर होता है। यहाँ पे क्लियर टेबल, फलन वलन बहार उपचार सबका टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो डिसऑर्डर से 3 क्वेश्चन आए हैं, जो टेबल चल रही है ना अपनी, ये इससे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। किस फल में हैन और चिकन विकार पाया जाता है? वैसे हैन और चिकन नहीं होता, चिक होता है ना, हैन और चिक होता है। तो किसमें देखने को मिलता है? अंगूर के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, हैन एंड चिकन किसकी डेफिशिएंसी से? बोरॉन डेफिशिएंसी से। हालांकि क्रॉप लिखी हुई है वहां पे मैंने हैन एंड चिक ही लिख रखा है, यहां पे गलती से हैन एंड चिकन लिखा गया, और भाई साहब ने भी हैन एंड चिकन ही लिख दिया है, हैन एंड चिकन ही लिख दिया। हैन एंड चिकन नहीं होता, हैन एंड चिक होता है। और इस बुक में मैंने गलती से लिख दिया हैन एंड चिकन, और इसमें भी हैन एंड चिकन ही आया है। आप देख लो, लैंग्वेज भी नहीं चेंज हो रही है। आप इस बुक की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो रही है, यहां पे सेम लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है वो राइट होगा। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एफपीओ निर्देशानुसार, निर्देशों के अनुसार जेम का टीएसएस प्रतिशत क्या होता है? अच्छी तरह से जानते हैं, 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ये देखो यहां जेम लिखा हुआ है और इसका टीएसएस लिखा हुआ है, कितना है? 68% है या 68 डिग्री ब्रिक्स है। तो तीसरा ऑप्शन राइट है, बुक में आप देख सकते हैं 346 नंबर पेज पे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग समर क्रॉप, सॉरी स्प्रिंग समर क्रॉप ऑफ टोमेटो इज सोवन इन द मंथ ऑफ, टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी किस महीने में तैयार की जाती है? तो यहां ऑप्शन है जून जुलाई सितंबर नवंबर फरवरी मार्च। जाहिर सी बात है, बसंत ग्रीष्मकालीन के लिए कब तैयार करते हैं? फरवरी मार्च में तैयार करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा। ये देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है आपका, जायद की फसल के लिए फरवरी मार्च में तैयार करते हैं। ग्रीष्मकालीन को जायद ही तो बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है रेनी सीजन एनुअल फ्लावर। तीसरा क्वेश्चन, ये सुपरवाइजर वाली बुक में नहीं था, दूसरी एग्रीकल्चर सक्सेस बुक में ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सुपरवाइजर वाली में इसलिए नहीं था क्योंकि सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं दिया था, इसलिए मैंने डाला नहीं, है ना। और क्विज में अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से करवाया हुआ है, जिसमें आपको सारे ग्रीष्मकालीन एनुअल्स बताए हुए हैं, वर्षाकालीन बताए हुए हैं, और शीतकालीन एनुअल्स बताए हुए हैं, सारे के सारे बताए हुए हैं। तो इन्होंने पूछा रेनी सीजन एनुअल फ्लावर्स, वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? बालसम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है वो राइट होगा। बस ये 3 ही क्वेश्चन का रोड़ा था जो इस बुक में डायरेक्ट नहीं थे, है ना। एक तो था जो इनडायरेक्ट था, दो है जो नहीं थे, बस ये है। बाकी सारे बुक्स हैं और डिट्टो लैंग्वेज के साथ है ना। अभी अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है, इस बगोल इज कमर्शियली कल्टीवेटेड फॉर इट्स, इस बगोल की व्यवसायिक खेती इसके किस भाग के लिए की जाती है? बीज व भुस्सी के लिए की जाती है। ये चौथा ऑप्शन राइट है। आप देखो यहां पे सीधा उपयोगी भाग बीज व भूसा स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
which concentration of gibberellic acid is used largely for increasing the berry size? अंगूर की बेरी के साइज को बढ़ाने के लिए कितना GA3 है वो काम में लेते हैं। अंगूर में बेरी के आकार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जिब्रेलिक एसिड की किस सांद्रता का उपयोग किया जाता है? 50 ppm का किया जाएगा। कितने ppm का करेंगे भाई? 50 ppm का करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है अंगूर की क्रॉप में, है ना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है जी आपका, सीड रेट ऑफ ओकरा फॉर कल्टीवेशन इन खरीफ सीजन। खरीफ मौसम में खेती के लिए भिंडी की बीज दर क्या रखते हैं? 8 से 12 किलो लमसम रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 से 12 किलो वाला होगा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ये देखो वर्षा ऋतु की फसल में बीज दर 8 से 10 किलो या 8 से 12 किलो होती है। तो राइट कौन सा होगा? 10 से 12 किलो वाला होगा। नेक्स्ट है, विच प्लांट इज नोन एज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राजकीय पुष्प किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को बोलते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा को कहते हैं। टिकोमेला अंडुलेटा यानी रोहिड़ा को कहते हैं। उसके अलावा ये तो दो जगह दिया हुआ है ना, दो जगह मैं बात करूं तो एक जगह आपको मिल जाएगा जहां पर उद्यान विज्ञान का महत्व दिया हुआ है, वहां पर आपको शुरू के अंदर भी मिल जाएगा। पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, 220 नंबर पे, है ना। 220 नंबर पे आप पढ़ सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा है ना। आप देख लीजिएगा, यहां लिखा हुआ है राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा और नाम लिखा हुआ है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा, पेज नंबर है 220 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी आपका, विच अमंग फॉलोइंग इज ए मिल्क पर्पज ब्रीड ऑफ केटल। निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? तो इनमें से गीर है, क्योंकि हरियाणवी और कांकरेज द्विप्रयोजनीय है, नागौरी भारवाही है, तो दुग्ध प्रयोजनीय कौन सी है? गीर है। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट आप देख सकते हैं दूध प्रयोजनीय नस्ल के अंदर ये लिखा हुआ आपका गीर, हरियाणवी द्विप्रयोजनीय में लिखी हुई है, और उसके अलावा कांकरेज भी द्विप्रयोजनीय में लिखी हुई है, और भारवाही यहाँ पे नागौरी ये मिल जाएगा आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बफेलो ब्रीड हैविंग सिकल शेप हॉर्न इज। भैंस की नस्ल में जिसके सींग हसियानुमा होते हैं, तो हसियानुमा सूरती के होते हैं। बिल्कुल सेम अगर लैंग्वेज आपको देखनी है तो ये देखो किस तरीके से दी हुई है, सींग द्राती आकार ब्रेक्ट में लिखा हुआ है हसियाकार, हसियाकार लिखा हुआ है सूरती के लक्षण में, देखो ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। मैंने कहा ना लैंग्वेज भी चेंज नहीं मिलेगी आपको यहां इस बुक से। ए डिजीज ऑफ केटल कोज बाय वायरस, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, खुर पक्का मुंह पक्का है ना, चौथे नंबर की राइट है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं बाकी का, क्योंकि अपने को तो आंसर की के हिसाब से बात करनी थी। ये वायरल डिजीज, ये खुर पक्का मुंह पक्का आपका। तो डी चौथा ऑप्शन है वो क्या है? यहां पर राइट आंसर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन है, द न्यू बोर्न ऑफ काउ इज कॉल्ड। गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि एनिमल हस्बेंड्री में मैंने एक शुरू में टेबल बना रखी है, उस टेबल को तो रट देना है आपको, है ना। उस टेबल को तो आपको रट देना है। वो टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगला जो सुपरवाइजर वाला पेपर है उसमें भी क्वेश्चन पक्का है उससे, है ना। इसमें तो दो आए हैं, अगले में भी दो क्वेश्चन तो पक्के, और पिछले सुपरवाइजर में भी दो, है ना। बुक ये है जो आपकी बात हो रही है ना, इस टेबल में से क्वेश्चन है। तो गाय के नवजात बछड़े को क्या बोलते हैं? ये गाय और नवजात बछड़ा काफ, तो क्या बोलेंगे? काफ बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलें। अगले क्वेश्चन में है, गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? ये देख लीजिए गलघोटू, और इसका जो रोकथाम में वैक्सीन लिखी हुई है, देखो मई जून माह में लिखी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा? मई, यानी पहला ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर कट लिखा हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग इन काउ। गाय में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका है। देखो सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है? फिस्टिंग, ये लिखा हुआ फिस्टिंग या मुट्ठी विधि,
पूर्ण हस्तदौन विधि, इसी को फिस्टिंग बोलते हैं और सबसे उपयुक्त विधि है, देखो लिखा हुआ है। तो फिस्टिंग यानी जो मुट्ठी विधि होती है वो सबसे बढ़िया विधि होती है। नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में भी या हिंदी की बुक में भी, क्योंकि टर्म इंग्लिश में आ जाती है। देखो यहां लिखा पूर्ण हस्तदौन विधि को फिस्टिंग या मुट्ठी विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन ऑफ यूटेंसिल यूज फॉर द मिल्किंग इज डन फॉर किलिंग। दूध के बर्तनों का निर्जीवीकरण को मारने के लिए किया जाता है। देखो निर्जीवीकरण और यहां लिखा हुआ है जीवाणु हनन और नीचे स्पेशल और लिखा हुआ है जीवाणुओं को और उनके बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जीवाणु और उनके बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए स्टरलाइजेशन, निर्जीवीकरण, स्पष्ट क्लियर कट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द फैट कंटेंट ऑफ काउ घी। गाय के घी में वसा की मात्रा होती है। जी ये गाय का घी दिखा रखा है और इसमें फैट देखो 99% है वो दिखा रखी है। तो चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। गाय के घी में 99% या इससे ज्यादा वसा है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें एवरेज पीरियड ऑफ स्ट्रेस साइकिल इन गोट। बकरी के अंदर औसत मध्य चक्कर की अवधि, मैंने उस टेबल की बात की थी ना, तो ये देखिए यहां पे बकरी में मध्य चक्कर की अवधि 21 दिन की दी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा है वो राइट होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है में की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देख लीजिए यहां पे जल ऑप्शन में है ही नहीं, जल के बाद जो सबसे ज्यादा मात्रा दी हुई है वो किसकी दी हुई है, प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन, यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। वैसे खीस है वो प्रोटीन का रिच सोर्स होती है। उसके अलावा अपने बात करें तो आयरन भी उसके अंदर खूब होता है, विटामिन डी भी खूब होता है। लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा था इसका ये स्पष्ट पड़ा आपको, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां टेबल में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल का नाम। दो दो जगह दिया हुआ है बुक में। तो राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, चोखला, जिसे राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एन एवरेज एज ऑफ द ईस्टर्न इन क्रॉस ब्रीड इज मंथ। संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार में मध्य में आने की औसत आयु होती है। देखो ये लिखा हुआ भारतीय नस्लें, ये लिखा हुआ संकर गाय, और इनका जो समय लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका देखो 22 माह है। कितना लिखा हुआ है, 22 माह, 48, 37, 24, 15। तो 22 के बराबर कौन सा होगा, यहाँ पे 22 के आसपास का चॉइस होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। स्पेशल मेंशन कर रखा है यहाँ पे, संकर गाय भी कर रखा है। तो यहां से देख लो सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है। तो राजस्थान में है, दूसरा राइट है। देखो राजस्थान में ऊंट के मामले में 2012 में ये संख्या थी, 19 में ये थी, और इसी के साथ राजस्थान भारत में पहले नंबर पे दिया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगले क्वेश्चन में आप देखो राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है, द बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड फाउंड इन द राजस्थान, कौन सी है, नागौरी। चौथा ऑप्शन राइट है, ये लिखा हुआ नागौरी सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है ना, नागौर राजस्थान, और सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है, नागौरी है, सेम लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का पीला रंग की उपस्थिति के कारण होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, विटामिन ए यानी केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केरोटीन, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये तो बहुत सिंपल है, किसी भी बुक में मिल जाएगा, केरोटीन के कारण होता है। सफेद भी लिखा हुआ है, पीला रंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से, ये सभी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिए। ये देखो कैल्शियम की कमी से दुग्ध जवर यानी मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है, मिल्क फीवर होता है। राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है मुर्रा और सुरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल है। देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, मुर्रा और सुरती, देखो महसाणा का क्रॉस, गौर से देखिए पेज नंबर 378 है। तो राइट आंसर क्या होगा, महसाणा होगा। चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगला अपनी बात करें, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन की होती है। बारबरी के लिए लिखा हुआ है सबसे छोटी नस्ल है, और वजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है 38 किलो नर का और मादा का 23 किलो, इतना कम किसी का नहीं लिखा हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बारबरी होगा, दूसरा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने चले
अगला क्वेश्चन है जी आपका, बछड़े के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नी संक्रमण है। देखो ये लिखा हुआ, बछड़े की नाल यानी नेवल कॉर्ड 1 से 2 इंच छोड़कर बांध दिया जाता है, इसे 1/2 इंच नीचे से काटकर टिंचर आयोडीन से उपचारित किया जाता है। टिंचर आयोडीन से उपचारित किया जाता है, बुक में पेज नंबर 419 पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा इसका राइट होगा। नेक्स्ट, द एक्जोटिक शिप ब्रीड मेरिनो वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो विदेशी नस्ल मेरिनो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ये देखो लिखा हुआ स्पेन, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश क्या, यूरोप, स्पेन यूरोप, क्या लिखा हुआ है? स्पेन यूरोप। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है वो राइट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बुक से लैंग्वेज में भी बदलाव नहीं हुआ, बुक से लैंग्वेज में भी बदलाव है वो नहीं हुआ है। और कोर्सेज से तो क्वेश्चन बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक क्वेश्चन बाहर गया है उसमें कोई डाउट नहीं है ना। वो भी किस तरह से गया है वो मैंने आपको बता दिया। बिशलपुर वाला जो सिस्टम है वो इस वजह से कोर्स से बाहर गया है। और बुक से 3 क्वेश्चन बाहर गए हैं, जिसमें से एक इनडायरेक्ट भी है। 58 क्वेश्चन है, आप 57 माने तो 57 मान सकते हैं। अभी राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए ही इस बुक को पब्लिश किया गया है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कोर्स हमारा महंगा है ना, लेकिन क्वेश्चन बाहर से नहीं पढ़ेंगे। कोशिश ये होती है कि 60 के 60 पढ़े। देखो एक क्वेश्चन जरूर मैं कह रहा हूं कि बाहर से बिशलपुर वाला है, बाकी क्वेश्चन बाहर से नहीं पढ़ने देंगे। और अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करने के लिए आना चाहते हैं तो श्री गंगानगर राजस्थान में ऑफलाइन बैच है, वो चल रहे हैं। और हर 10 से 12 दिन में नया बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है। आपको नए बैच की डेट पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप आइए, यहाँ हॉस्टल की प्रॉपर व्यवस्था है और पास में आपके जो नया बैच होगा उसको ज्वाइन करिए। अगर आप 2-3 दिन पहले भी आ जाते हैं तो आपको यहाँ पढ़ने के लिए बिठाया जाता है। ठीक है, तो आप निश्चित होकर ऑफलाइन हर 10वें 12वें दिन एक नया बैच होता है, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन बैच के लिए मैंने बता दिया ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है, विद प्रूफ बताया है बुक की क्वालिटी क्या है। टीचिंग क्वालिटी तो देखो आप यूट्यूब पे देखते रहते हैं, आपको पसंद है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लासरूम से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दिया जाएगा। और बुक से भी कोशिश होती है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है उससे भी जो मैटर है वो बाहर नहीं जाए। हम बोलते नहीं हैं, देखो आपके सामने प्रूव किया है, आपके सामने हर एक पेज की फोटो भी रखी गई है। और आपको ये चीज पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।